पता नहीं कितना ऑथेंटिक है, क्योंकि SECC की रिपोर्ट नहीं आने की वजह कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद OBCs की आबादी और ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए सरकार को भय है कि इससे इलेक्शन की पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। और वैसे भी OBCs समाज के जिस वर्ग में है वहाँ आमतौर पे पॉपुलेशन कम होने की संभावना तो बहुत ज़्यादा नहीं बनती, बढ़ने की संभावना ज़्यादा बनती है। पता नहीं कोई तर्क होगा जिस तर्क से ये 41% का आंकड़ा आया है। EWS का मतलब जो गरीब है, और गरीब का मोटा मोटा मतलब गरीबी रेखा से नीचे मान लीजिए, हालांकि आरक्षण जिनको मिलता है वो गरीबी रेखा से बहुत लिंक उनका नहीं होता। अलग अलग रिपोर्ट्स कहती है कि 20 से 25% आबादी ऐसी है जो EWS में आती है। 20 मान लेते हैं, मिनिमम 20 मान लीजिए, ठीक। अब ये जो सारी आबादी हो गई है ये कुल मिला के हो गई 29 और 41, 70 और 20, 90% हो गई, जो किसी ना किसी रूप में या तो गरीबी की वजह से, जैसे कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, क्षत्रिय व्यक्ति है, अगर वो गरीब है तो वो इसमें आ गया। अगर कोई OBC है, ST है, SC है तो वो भी इसमें आ गया। तो भारत की 90% आबादी ऐसी है जो किसी ना किसी रूप में आरक्षित वर्ग में आने के लायक मानी जाती है। अब बाकियों को देख लीजिए, बाकी जो है जनरल हैं। अगर उन जनरल की बात करें, उन जनरल में भी जो महिलाएं हैं, जो विमेन हैं, अगर ये जनरल 10% बचते हैं तो उनमें से लगभग 4 से 5% तो महिलाएं ही हैं, कुछ थर्ड जेंडर्स भी हैं। तो 5% इनमें जो महिलाएं हैं उनको भी आप काउंट कर लीजिए, तो भारत की पूरी आबादी में लगभग 95% आबादी ऐसी है जो किसी न किसी रूप में ऐसे वंचन का शिकार रही है, जिसकी वजह से उसे कुछ विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब जो आरक्षण है, मैं आरक्षण का गणित समझाने से पहले आपको ये एक तथ्य बताना चाह रहा हूं ताकि आप ये समझ लें कि जब हम कहते हैं कि आरक्षण 50% मिलना चाहिए तो इसका मतलब दरअसल ये भी होता है कि 95% आबादी को 50% आरक्षण देने की बात चलती है। और मैं आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का अंतर जो समझाऊंगा तो बात आपको और स्पष्ट हो जाएगी। पहले समझिए कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण अभी भारत में मिलता है महिलाओं को, और जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं, उनको मिलता है। अगर पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का बेसिक सा अंतर समझा दूं तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, बड़ा सिंपल सा, कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। मोटा मोटा मान लेते हैं कि अभी जो आरक्षण मिलता है, SC को मिलता है 15%, ST को मिलता है 7.5%, OBC को मिलता है 27%, और जो EWS है उनको मिलता है 10%। फिलहाल ये आरक्षण जो है 59.5% के आसपास है, ठीक है। अभी ये आरक्षण मिलता है। अब मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, पहले ही समझते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई 100 सीटें हैं कुल मिला के, मान लेते हैं, तो आपने कहा कि 15 सीटें SC व्यक्तियों के लिए हैं, 7.5 ST के लिए हैं, 27 OBC के लिए हैं, 10 EWS के लिए हैं, और फिर आपने कहा कि जो बाकी बच गई 40 सीटें, वो 40 सीटें जनरल के लिए हैं। अगर आप ये कहते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इसका मतलब मान लीजिए कि जो 100 रिजल्ट्स है, उन 100 रिजल्ट में पहले जो 5-7 लोग हैं उनमें से 2-3 बच्चे SC कैटेगरी के हैं। वो बच्चे रिजर्वेशन का फायदा लेके नहीं पहुंचे हैं, वो बच्चे तो अपनी योग्यता से ही वहां पहुंच गए हैं। अब ऐसी स्थिति में 2 ऑप्शंस हैं। एक, आप कहें कि भैया ये कैसे भी पहुंचे हो, इनको SC ही माना जाएगा और कुल 15 ही SC आएंगे, चाहे 15 के 15 अपने आप आ जाएं, चाहे उनको हम खींच के ऊपर लेकर आए। अगर आप ये कहते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी 100 में से SC बच्चे 15 ही होंगे, 16 नहीं होंगे। ST 7.5 ही होंगे, या मतलब 8 हो जाएंगे, OBC 27 ही होंगे, EWS 10 ही होंगे, और 40 लोग जनरल से ही आएंगे। अगर आप ये मानते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, और इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोटा फिक्स किया, और कोटा वंचित वर्गों के साथ साथ उनका भी कोटा फिक्स कर दिया जो वंचित वर्ग नहीं है।
अगर ये सिस्टम किसी देश में मिले तो आप कहिए कि वहां हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का सिस्टम चल रहा है। ये अभी कुछ राज्यों की सरकारों ने इसको अप्लाई करने का प्रयास किया है। एक आध राज्य के हाई कोर्ट ने ऐसे फैसले भी दिए हैं। जब हम अगली डिस्कशन करेंगे मैं कुछ फैसलों का जिक्र करूंगा जिनमें ऐसी बातें आई हैं। अब इसमें एक तर्क ये भी होता है कि अच्छा पहले समझिए वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है। वर्टिकल का मतलब ये हुआ, हमारे देश में ये चारों जो रिजर्वेशन है वर्टिकल चलते हैं अभी, ये वाला चारों आरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि 15 सीटें तो एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, 7.5 यहां आरक्षित हैं, 27 यहां, 10 यहां, ये तो आरक्षित सीटें हैं। और बाकी जो 40 सीटें हैं वो अनरिजर्व्ड सीटें हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग 1 से 40 रैंक तक आएंगे वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, या उच्च जातियों से हो, या अनरिजर्व्ड में आते हो, कहीं भी आते हो, उन सबको हम अनरिजर्व्ड मान लेंगे। हो सकता है कि इन 40 में से 3 एससी कैटेगरी के हों, 2 एसटी हों, 5 ओबीसी हों, 2 ईडब्ल्यूएस हों, पर ये सीटें अनरिजर्व्ड हैं। अनरिजर्व्ड का मतलब ओपन कंपटीशन की हैं, इन पे कोई भी अपना हक जमा सकता है, कोई भी मेहनत करके यहां तक आ सकता है। केवल योग्यता को मिलने वाली सीटें हैं, केवल और केवल मेरिट पे मिलने वाली सीटें हैं। और इन सीटों के अलावा जो बाकी 60 सीटें हैं वो फिक्स हैं, 15 इनके लिए, 7.5 इनकी, 27 इनकी, 10 इनकी। तो जो 40 लोग योग्यता से सिलेक्ट हो गए वो किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, वो तो इसमें आ गए। और बाकी 60 सीटें आरक्षण से ही भरी जाएंगी, यानी कि बाकी 60 में से 15 उन एससी विद्यार्थियों से होंगी जो इन 40 के बाद के 15 एससी होंगे उनसे होगी। इन 40 के बाद जो 7.5 एसटी होंगे, 8 होंगे, उनको लेके आएंगे 8 सीटों पर। जो 27 ओबीसी इन 40 के बाद होंगे उनको लेके आएंगे ओबीसी सीट्स पर, क्योंकि वो तो आरक्षण है। और ये 40 सीटें तो अनरिजर्व्ड हैं। अनरिजर्व्ड का मतलब कोई भी फाइट कर सकता है। अभी हमारे देश में जो सिस्टम चलता है वो ये है कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए वर्टिकल रिजर्वेशन है, किंतु महिलाओं के मामले में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ये कैसे काम करता है थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। मैं इसी एग्जाम्पल में आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि महिलाओं का जो आरक्षण है या जो विकलांग समूह है उसको आरक्षण कैसे मिलता है। ये दोनों आरक्षण हॉरिजॉन्टल होते हैं। इसका मतलब देखिए क्या है। यूपीएससी में तो आरक्षण है नहीं, स्टेट पीसीएस में होता है कहीं के, तो स्टेट पीसीएस को ध्यान रख के बात करेंगे। जैसे मान लीजिए 15 सीटें एससी की हैं, तो वो क्या करते हैं, कहीं कहीं 1/3, कहीं कहीं 30%, इस तरह से कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि 20% सीटें या 1/3 सीटें महिलाओं की हैं, तो वो क्या करेंगे, इन 15 सीटों में से 10 सीटें हैं पुरुषों की सीटें और 5 सीटें हैं महिलाओं की सीटें। ठीक, इन 7.5 में से 5 और 2.5 कर लीजिए, 5 सीटें और 2.5 सीटें। इन 27 में से 18 पुरुषों के लिए हो गई, 9 महिलाओं के लिए हो गए। इन 10 में से 7 कर लीजिए और 3 कर लीजिए। और जो जनरल कैटेगरी रह गई उसमें जनरल महिलाएं हैं, उनके लिए आप कर सकते हैं इन 40 में से 13 सीटें फिक्स कर दी आपने जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए। ठीक, अब क्या होगा ध्यान से देखिए। अभी हमारा सिस्टम जो काम करता है, जिसपे कुछ लोगों को बड़ी आपत्तियां भी हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या यही की है। एससी कैटेगरी की 15 सीटें हैं, उनमें से महिलाओं की 5 सीटें हैं। अगर सामान्य रिजल्ट में देखा कि जो एससी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं सारे के सारे नॉर्मल, पहले 100 रिजल्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उन 100 में केवल ये देखेंगे 31 मार्च कैटेगरी की 5 महिलाएं कुल मिला के महीने में नहीं आएंगी। आरक्षण के बारे में मेहनत से एक योग्यता से जरूर करूंगा, कैसे आएंगी इससे मतलब नहीं। इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट 5 महिलाएं पहले मैं देख तो मान लिया जाएगा कि आरक्षण पूरा हो गया, चल रही है अभी सुप्रीम कोर्ट में, अब अलग से आरक्षण नहीं। फिर हरियाणा में आपने देखा कि हाल ही में, और अगर मान लीजिए पहले 100 रैंक में 100 ही कुल सीटें हैं, 100 रैंक में 4 ही एससी महिलाएं आ रही हैं। मेरा अपना अनुमान था कि बहुत जल्दी तो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पर केस जाएगा, जो एससी पुरुष भी, क्योंकि वो इसका मतलब है कि 11 से ज्यादा आ रहे हैं,
कुछ योग्यता से तो एक बार मैंने सोचा कि पहले इस फैसले को आने दूं, उसके बाद तो जो आखिरी एससी पुरुष होगा उसको हटा के आप कई बार उसके नीचे जो एससी महिला छूट रिजर्वेशन को उसको वहां पर से बात चल रही है, शायद 6-8 महीने हो गए होंगे जब महिलाओं के मामले में नियम ये है कि आरक्षण यदि 5 सीटों का है, मैंने आपसे कई बार कहा कि रिजर्वेशन और 5 सीटें बिना आरक्षण लिए भर रही हैं, तो मान लिया जाएगा कि आरक्षण। मुझे ध्यान है कि जब मुझे सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट किया था नहीं होती थी कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो आरक्षण कभी कभी ऐसा भी हुआ बहुत ज्यादा हो जाएगी और 12-15 घंटे खर्च हुए और तब जाके सारे एस्पेक्ट्स कवर। तो इसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ा और मामले भी जुड़ फायदे तो डिबेट पुरुषों को इस आरक्षण में मिलते हैं, महिलाओं। तो आज इस डिबेट का सिर्फ पहला हिस्सा हम विकलांग करेंगे, जो एक बेसिक मान लीजिए विकलांग व्यक्तियों के लिए। और बेसिक चर्चा का मतलब ये है कि आरक्षण क्या होता है, या मान लीजिए क्यों होता है। एससी में एक विकलांग गलत है, और जो 10 लोग सिलेक्ट हुए एससी कैटेगरी में, मान लीजिए उनमें से इस बात को हम बहुत जनरल तरीके से समझ लें, तो इसका मतलब है कि स्पेसिफिक तरीके से नहीं मिलेगा। जो आरक्षण मिलना था मिल गया, एससी वर्ग को आरक्षण क्यों मिलता है, एसटी को क्यों मिलता है, ओबीसी को क्यों मिलता है, महिलाओं को फिर से याद करवा रहा हूँ क्योंकि इतना मिलता है, अभी दिमाग घूम रहा होगा इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। मोटी सी बात है जो वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब ये है, या प्रमोशंस में आरक्षण क्यों है, कितना है, उसका तर्क क्या है। जिस आरक्षण में प्राइवेट सेक्टर में अपनी योग्यता से अपने आरक्षण इसके जो कोटा है उससे उछल के इसके जनरल में चला जाए, उसको बोलते हैं। ये सारा हम बाद में समझ लेंगे। हॉरिजॉन्टल आज ये कि बेसिक चर्चा करते हैं, फिर आप मुझे आप कितना भी कर लीजिए, ऐसे ऐसे जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते। इसका मतलब आप कितना भी दाएं बाएं होंगे रहेंगे अपनी कैटेगरी में, कैटेगरी को लांघना आपके लिए संभव नहीं है। एक बेहतर तो महिला अगर सिलेक्ट आप आईएएस एग्जाम दे रहे हैं तो बेशक वो अपनी योग्यता से बने, क्योंकि काउंट किया जाएगा उसको आरक्षण में ही। इसको बोलते हैं एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी अगर आप एक जागरूक, और यदि एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में कोई व्यक्ति है और वो अपनी योग्यता से बहुत ही विवादास्पद जनरल कैटेगरी की लिस्ट में ही सिलेक्ट हो गया, तो उसको जनरल काउंट किया जाएगा, इस समय न कि एससी एसटी ओबीसी ज्यादा ईडब्ल्यूएस काउंट किया जाएगा। इसको वो आते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। तो आरक्षण पे बात करना ना तलवार की धार पर चलने के साथ काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कितना भी बैलेंस बना लीजिए, थोड़ा आरक्षण का अपने आप में मतलब ये हो जाएगा इसमें कोटा जरूर जैसे इधर होंगे तो फिर वाले आक्रमण करेंगे उधर। अब थोड़ा सा देखते हैं कि बाकी देशों में सिस्टम क्या है। अमेरिका में इस मामले में 1865 में दास व्यवस्था खत्म हुई, 1954 तक कुछ खास नहीं हुआ। उस समय तक लगातार तो मैं इस टॉपिक पर बात करने से पहले 2-3 बात सामान्य व्यक्ति हुए थे जिनको वोटिंग राइट्स पुरुषों को केवल मिल गए थे, और मैं आगे ये भी बाकी सामाजिक जीवन में समानता एकदम नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट भी वहां का इस समय तक बड़ा रिग्रेसिव भूमिका। पहला स्पष्टीकरण ये है कि मुझे 1954 में एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा महत्वपूर्ण आया, तो मेरी बात के बारे में था इस रूप में न देखें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की उसमें नई व्याख्या थी, और उसके बाद से समानता का कहते हैं एक अच्छा। दूसरी बात ये कि मुझे आरक्षण नहीं मिलता, इसके बावजूद और उसी समय वहां पर आपने मार्टिन लूथर जूनियर के नाम सुना होगा, सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुआ। कैसे है, कितना है, मोंटगोमरी एक जगह थी जहां से इसकी शुरुआत हुई। तीसरी बात यह है कि जब मैं कहता हूँ कि आरक्षण का मैं समर्थक हूँ, फिर दुनिया भर में फैला, इसका मतलब ये नहीं है कि आरक्षण सिविल राइट्स मूवमेंट देश में या राज्यों में बदलनी शुरू हुई और ये वहाँ की सरकार ने महसूस करना शुरू किया कि अब हमें वंचित वर्गों के सिस्टम में कुछ कदम व्यवस्था में कई कमियां वरना जिन कमियों पर इंक्लूसिव सोसाइटी बन नहीं पाई करेंगे बात। स्पेशली जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं, रिपब्लिकन सूत्र नहीं, क्योंकि रिपब्लिकन जैसे प्रमोशन इलेक्शन है तो उसका सही जनता को सपोर्ट करने वाले हैं। वहाँ व्हाइट आबादी 73% है और ब्लैक आबादी केवल 13%। ध्यान रखने की व्हाइट आबादी इतनी ज्यादा है कि वो जो सोचेगी हर एक वही होगा, हर नीति का समर्थन डेमोक्रेसी में कुछ का समर्थन। ये भी एक पॉइंट मुझे लगता है कि कुछ लूप होल्स हैं। 1954 के बाद से जो कुछ प्रेसिडेंट्स हुए, बात होनी चाहिए। सबसे पहले अपने JF कैनेडी का नाम सुना होगा, जो गहरा विश्वास ये है राष्ट्रपति थे, और कि मैंने कई बार इस बात को देखा कि जो बच्चे आरक्षण के विरोधी थे, धुर विरोधी थे, उन्होंने सबसे पहले जब उनके सामने बात तर्कों के साथ तथ्यों के साथ रखी और प्रेफरेंस देने की शुरुआत की और ये कहा कि अब अश्वेत व्यक्तियों को और जो उतनी आदिवासी जो अमेरिका के मूल निवासी थे उनको, इसी तरह से जो आरक्षण के समर्थक है, जब उनको भी तथ्यों के साथ हिस्पैनिक्स तो वो भी समझ पाते हैं कि इसमें सारी अच्छाइयों के बावजूद के आसपास के क्षेत्रों से हैं, क्यूबा से हैं। तो मेरा के लिए आरक्षण देने की बात है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की बात के साथ इस डिबेट आरक्षण के एफर्मेटिव एक्शन था कि इन सबको प्रमोट करना है। जैसे क्या कहा बताऊंगा मैं कि जो भी कंपनी
अमेरिकी सरकार के साथ काम करती है और यदि उसको साल भर में इतने अमाउंट का काम सरकार से मिलता है, सबसे पहली बात है कि उसे अपने यहाँ अफर्मेटिव एक्शन प्लान AAP आम आदमी पार्टी ने इसी बात से शुरू करता हूं ताकि आप अपने आप को बनाना होगा, करके देखें और समझें कि इस तरह के सिस्टम कहाँ है। जॉन एफ कैनेडी के बाद जिन लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया उनमें एक बराक ओबामा का नाम आप जानते हैं, रिसोर्सेज। उनसे पहले बिल क्लिंटन ने इस पे अच्छा काम किया और इस समय जो अभी के आरक्षण से क्या मिलता है, आरक्षण से शिक्षा क्या नाम है उनका, आरक्षण से नौकरी मिलती है, आरक्षण रिजर्वेशन मिलता है। जो बाइडेन लोकसभा में, इन सब लोगों ने पंचायती राज में डेमोक्रेट इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है, वो सीट रिजर्व है। अमेरिका में एक बात ध्यान रखने की, रिजर्वेशन सिस्टम नहीं चलता। जिस देश रिजर्वेशन सिस्टम नहीं चलने का कोटा सिस्टम नहीं चलता, जिस देश में गरीबी हो वहां प्रेफरेंस दी जा सकती है। परेशानी और ये कब हुआ, 2003 में मिशिगन विश्वविद्यालय के 2 केसेस ऐसे समाज में रिसोर्सेज दोनों केस अलग अलग एलोकेशन मिशिगन यूनिवर्सिटी में या संसाधनों के वितरण के संबंध में जब भी कोई नीति बनेगी, और वहां के सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में जो फैसले दिए अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को मिला के पढ़ा जाता है। संबंध होता है मनुष्य की मूल जरूरत। पहला फैसला ये है कि किसी भी तरह का कोटा फिक्स करना, समझौता होने लगता है, ये अपने आप में पॉलिसी अपने आप में अच्छी है बुरी है बात थे। जब किसी के हाथ से कुछ निकलता है जो क्वालिफाइड हाथ में आता है, वो खारिज कर दें और केवल तो उस समय किसी के तर्क के आधार पर उस समय हमारे हित इतने हावी हो जाते हैं कि हम जब तक हम पक्ष में किसी व्यक्ति को चुनने के बहुत सारे आधार न देख लें, इसका एक केवल नस्ल के आधार पर किसी का सिलेक्शन होना भी जो हाल है और योग्य व्यक्ति को खारिज कर देना, इतने लंबे समय से विरोध चल रहा है। क्योंकि और तब से बड़ा स्पष्ट है बड़े समुदाय को कोटा अगर कोई लगाएगा तो जो आर्थिक संसाधन, कोटा का मतलब उनकी इतनी सीटें हैं, इनमें से इतनी सीटें फिक्स हैं अश्वेतों के लिए। जब जब संसाधनों के ये कोटा है संबंध और वहां के सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई पॉलिसी बनती है जिसमें वहां के सुप्रीम कोर्ट में आज केवल 3 अश्वेत जजेस हुए हैं, वहां के सुप्रीम कोर्ट में सारे श्वेत जजेस हैं, बड़ा स्वाभाविक। तो सुप्रीम कोर्ट के और यही न्यूट्रल है कि क्योंकि ये मामला रिसोर्सेज का है, इसलिए दोनों अश्वेत समाज है वो ये मानता है कि जिनको आरक्षण मिलता है न्यूट्रल नहीं है। और जिनको भारत में भी ऐसे कई लोग मानते हैं, विरोध की जुडिशरी में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी जो वंचित जातियां हैं। दूसरा ये कि जिस समाज में हम रहते हैं, जजेस सुप्रीम कोर्ट में उस समाज में इस नहीं के बराबर हुए हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज की फिर भी एक संख्या वहां पर और होता क्या कि अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है, अगर आप रिजर्वेशन के मुसलमान ले जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जज, तो आप लगातार लेकिन ऐसे समुदाय में रहते हैं जहां पर लोग अपनी जनसंख्या शुरू से अंत तक उसके पक्ष में बहुत सारी बातें बताई। ये आरोप भारत पे भी है, ये आरोप अमेरिका। साथ में ये बताया जाता है कि बाकी लोग, लेकिन इन जजमेंट्स के बाद से सुप्रीम कोर्ट के 2003 के मिशिगन विश्वविद्यालय के दोनों जजमेंट्स के बाद, और आज जब हमको पहली बार मौका सामान्य पॉलिसी है वो छीनना चाहते हैं आरक्षण कि आरक्षण नहीं होगा, तो पूरा कोटा नहीं समुदाय, किंतु एक तरह से हमेशा एफर्मेटिव एक्शन प्लान बनाया जा सकता है। कुछ भी कोई किस समुदाय को थोड़ी सी प्रेफरेंस देनी है, ये किया जा सकता है। विचार करने से उन्हें थोड़े बहुत एडिशनल मार्क्स देके अगर आप प्रमोट करना चाहें वो कर सकते हैं। जिनको आरक्षण नहीं मिलता, किसी भी तरह का कोटा बनाना है। अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, वहां राज्यों का अपना संविधान होता है। 50 में से 9 राज्यों ने किसी भी तरह के एफर्मेटिव एक्शन को खारिज किया हुआ है, उन राज्यों के संविधान में ही अलाउड नहीं है। नमस्कार दोस्तों, 41 स्टेट्स में अभी एफर्मेटिव एक्शन चलता है। 31 मार्च सेंटर के स्तर पर एफर्मेटिव एक्शन चलता है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आरक्षण के बारे में या जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें जरूर करूंगा। और पॉलिसी मैंने आपसे पहले ही इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले ये कोशिश करते हैं कि मेरिट, मराठा आरक्षण और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सिस्टम हो जाए। हरियाणा में आपने देखा कि हाल ही में पक्ष में 75% के पक्ष में प्राइवेट सेक्टर में करने का फैसला हुआ, निवासी थे। और मेरा अपना अनुमान था कि बहुत जल्दी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट पर केस जाएगा, योग्यता से कंप्रोमाइज करके बहुत आसान आरक्षण के माध्यम से जस्टिफाई कर नहीं देते हैं। अमेरिकन सिस्टम मैंने सोचा कि पहले इन अच्छा है वो आने दो, उसके बाद बातचीत मैंने आपको ये बताया कि वहां पर क्या है। फिर ये लगा कि कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण केवल भारत में रिजर्वेशन को लेकर कम से बात है कि आरक्षण या आरक्षण जैसी 6-8 महीने हो गए होंगे, हर जब से हम विकसित देश में हर लोकतंत्र देश में चलती है। आजकल दुनिया के हर देश, मैंने आपसे कई बार कहा कि रिजर्वेशन की चर्चा बहुत लंबी होने वाली है, और जहां भी वेलफेयर स्टेट होगा, वेलफेयर स्टेट मुझे ध्यान नहीं पड़ता है इसमें क्लास जो वहां के वंचित समुदाय हैं उनको मुख्य धारा में लाने के कुछ कभी ऐसा भी हुआ कि इस पे कनाडा में तो आरक्षण की घंटे खर्च हुए और तब जाके सारे किनके लिए वहां के जो ट्राइबल्स हैं, जो मूल निवासी में और मामले भी जुड़ गए, अन्य समुदायों के लिए। यूके, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देशों में एफर्मेटिव एक्शन का सिस्टम चलता है।
जैसे अमेरिका में चलता है। और बेसिक चर्चा का मतलब ये है कि चाइना तक क्या होता है, 8% के आसपास सीटें दी जाती हैं वहाँ की जो ट्राइबल लोग हैं या कुछ ऐसे लोग जो मुख्य है, उसके पीछे क्या क्या कारण है। जापान में जो कोरिया मूल के लोग जनरल तरीके से 5% के आसपास सीटें, और जब बहुत स्पेसिफिक तरीके से समझना होगा, जैसे न्यूजीलैंड में एक माओरी वर्ग समुदाय है, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा न्यूजीलैंड की संसद में एक व्यक्ति महिलाओं को क्यों टाई नहीं पहनने की जिद कर रहा था, माइनॉरिटीज के लिए क्या व्यवस्थाएं, जो न्यूजीलैंड का मूल निवासी थे, या प्रमोशंस में आरक्षण क्यों है, कितना बाद में तो न्यूजीलैंड को यूरोप के लोगों ने कब्जा, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देना संभव नहीं है। इसके मूल निवासी थे वो माओरी थे, इसके तो उन माओरी समुदाय को, और ये सारा हम बाद में समझ लेंगे। मलेशियाई समुदाय को चर्चा करते हैं, फिर आप मुझे अपने कमेंट एफर्मेटिव एक्शन का फायदा चर्चा आप कितनी समझ पाकिस्तान जैसे देशों में भी जो वंचित समुदाय कंसेप्ट क्लियर हो पा रहे हैं, जातीय पूछिए कमेंट्स के माध्यम से। जितने भी सोशलिस्ट कंट्रीज हैं वो सारी की सारी कंट्रीज वेलफेयर पॉलिसी, आप आईएएस एग्जाम दे रहे हैं फिर तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये हुआ बहुत संक्षेप में आपसे कह रहा हूँ कि आरक्षण नहीं भी, आरक्षण जैसी व्यवस्था, एफर्मेटिव एक्शन की व्यवस्था दुनिया के लगभग पार्टिसिपेट हर प्रगतिशील, हर समझदार देश में शुरू करने से हर लोकतांत्रिक, क्योंकि बहुत ही विवादास्पद विषय नहीं है। अगर कभी आपके सामने ऐसी बात है तो इस हमारे देश के जितने इस समय विषय चल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा भारत विवाद क्या स्थिति है फिलहाल, एक मोटी मोटी बात समझ लें। भारत में आरक्षण पे बात करना है, तलवार की धार पर चलने के बराबर। एक तो होता है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स का मतलब है लोकसभा की सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर, थोड़ा उधर, और पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी की सीटों पर जैसे इधर होंगे तो उधर वाले आक्रमण करेंगे। ये आरक्षण कहाँ मिलता है? तो आपको संविधान अगर आप पढ़ेंगे तो संविधान पढ़ती है आर्टिकल, तो वो सब 330 से 334 में इसका जिक्र है। और जो पंचायती राज, मैं इस टॉपिक पर बात करने से पहले 2-3 बातें स्पष्ट कर रहा हूँ। इनमें बताया कि आरक्षण कैसे कितना मिलेगा, और मैं आगे ये भी बताऊंगा कि मैं आपसे जहाँ तक नौकरियों का आरक्षण है, सरकारी नौकरियों का, उसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 16 में है बहुत विस्तार। पहला स्पष्टीकरण ये है कि किसी भी नौकरी का, किसी भी सरकारी नौकरी का आरक्षण जब भी मिलेगा आर्टिकल 16 तो मेरी बातचीत को आप इस रूप में न देखें कि एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में, किसी भी स्कूल कॉलेज में आरक्षण जब भी मिलता है वो मिलता है। दूसरी बात ये कि मुझे आरक्षण नहीं मिलता है, या अगर माइनॉरिटी में आरक्षण तो उसमें सैद्धांतिक 30 की भी एक हिस्सेदारी होती है। मेरा मानना है कि आरक्षण एक बहुत जरूरी व्यवस्था है। कैसे? इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम सरकार की हो सकती हैं। पेट्रोल पंप में तीसरी बात यह है कि जब मैं कहता हूं कि आरक्षण का मैं समर्थक हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिसीज इस समय हमारे देश कोई में आवास योजना है तो उसमें दिया जा रहा है, कितने घर किस जाति उसकी हर बात को मिलेंगे, ये भी हो सकता है। उस सिस्टम लोन मिलेगा व्यवस्था में कई कमियां हो सकता है, जिन कमियों पर बात स्कॉलरशिप चाहिए इसमें आरक्षण करेंगे भी। तो बहुत सारे ऐसे उस पर क्या सही अन्य पॉलिसीज ये भी डिस्कस करेंगे जो वंचित वर्गों के, जैसे प्रमोशन में आरक्षण है तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए, स्कूल की फेलोशिप्स, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए। कई ऐसे एक्ट हैं जैसे एट्रोसिटीज एक्ट है, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं आरक्षण का किसी अत्याचार से बचाने का प्रयास है, महिलाओं के पक्ष में बहुत सारे कानून हैं, व्यावहारिक तौर पर हर नीति के बारे में कानून है, तो वो कुछ का समर्थक, ये सारे कानून है वंचित वर्गों को बचाने के लिए के मामले में शोषण से, और ये सब है आरक्षण चाहिए कि किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें। और चौथी बात, मेरा एक बड़ा गहरा विश्वास ये है, ऐसी कुछ आयोग हैं कि मैंने कई बार महिला आयोग देखा कि जो बच्चे आरक्षण के विरोधी थे, एसटी कमीशन, धुर विरोधी थे, ओबीसी कमीशन है, ये जब उनके सामने भी बात तर्कों उस समुदाय के डेवलपमेंट, उस समुदाय के साथ लोगों ने इस बात को सोशल बिहेवियर है महसूस किया, उसको लगातार जज करते हैं, कोई उतनी खराब नहीं है जितनी उनको रिपोर्टिंग बताई गई है, सुनवाई करते हैं और एक एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं। आरक्षण के समर्थक है, जब उनको भी तथ्यों के साथ बात सुधार पाई तो वो भी सुधारने के लिए क्या क्या स्टेप्स, सारी अच्छाइयों के बावजूद किस तरह की कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं हमारे देश में। तो मेरा ख्याल है कि जब हम धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ते हैं कि आरक्षण के पक्ष विपक्ष में क्या क्या तर्क समझ पाएंगे, थोड़ा सा उनको मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, बताऊंगा मैं आपको क्या उम्मीद कर रहा हूँ, निष्कर्ष की ओर बढ़े। अगर इस डिबेट का पूरा फायदा उठाना है तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना होगा चीजों का। जो आरक्षण का समर्थन करते हैं उनका पहला तर्क है कि भाई सबसे पहली बात है कि इंक्लूजन पर इतना विवाद हमारे समाज में क्यों है, जो लोग विकास की मुख्य धारा से बाहर छूट रहे हैं। इसी बात से शुरू करता हूं ताकि आप अपने आप को भी उसमें प्लेस करके देखें, कुल मिला के एक समावेशी विकास जो मोदी जी कहते हैं, सबका साथ। एक तो ये कि आरक्षण का जो मामला होगा जब उसमें जो चीज दांव पर है और मुख्य धारा में लाने के लिए कई उपाय हो सकते हैं, उनमें से दांव पर लगे हुए संसाधन।
दूसरा तर्क है डेमोक्रेसी में लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें प्रत्येक समुदाय की भागीदारी, रिजर्वेशन मिलता है। जैसे एक अच्छे लोकतंत्र का सामान्य लक्षण ये माना जाता है कि जितने तरह के लड़ने का मौका मिल सकता है, अगर वो उन समुदायों की अपनी जनसंख्या के अनुपात में लगभग देश में उतनी भागीदारी राज्य में वैसे भी प्रतिनिधि संदेश में गरीबी हो, भूखमरी हो। इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि अगर महिलाएं रोजगारी समाज में 48-49% के ऐसे समाज में रिसोर्सेज तो कम से कम इतनी ही भागीदारी उनके संसाधनों के वितरण के संबंध में जब भी कोई नीति बनेगी, ये मान के चलिए कि उस पर इसी प्रकार से अगर एससी और एसटी की आबादी मान लीजिए, क्योंकि रिसोर्सेज का संबंध होता है मनुष्य की मूल जरूरत भी होनी चाहिए, जो कि होता भी है। जरूरतों से कोई समझौता होने लगता है, वो पॉलिसी अपने आप में अच्छी है, वही बात की बात। सरकारी नौकरियों में क्यों ना, जब किसी के हाथ में कुछ निकलता है या जब किसी को हाथ में आता है वो कुछ दिखता है, लगभग समाज तो उस राज्य तर्क काम नहीं करते, उस समय हमारे हित इतने हावी हो जाते हैं कि हम समाज के हर वर्ग की हद तक चले जाते हैं। एग्जैक्टली उतनी या लगभग उतनी भागीदारी हो जितना उसकी किसान क्या है, देखिए भी जो हाल, तो हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी इतने लंबे समय से आदर्श चल रहा है जहां सभी वर्गों को भागीदारी, बड़े समुदाय को ऐसा लगा ये आरक्षण के पक्ष में जो आर्थिक संसाधन थे उनको सरकार। तीसरा है कि जब समाज के सभी वर्गों को राज्य में जब संसाधनों के विकास की प्रक्रिया में भागीदारी मिलेगी तो ऐसी कोई पॉलिसी राज्य में विश्वास वर्ग को ऐसा लगता है समाज की एकता में विश्वास रहेगा, जिसको वहां नेशन बिल्डिंग का प्रमुख राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। और यही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि जो बहुत अलग अलग उपराष्ट्रीयताएं हैं, अलग अलग समुदाय हैं जिनको आरक्षण, उन सबको एक मुख्य धारा में शामिल करना ताकि सब मिलकर महसूस करने लगे कि हम सब एक राष्ट्र हैं, हम सब एक समाज हैं। ये तभी होगा। दूसरा ये है कि जब सभी जिस समाज में हम रहते हैं विकास की प्रक्रिया में, उस समाज में इस मुद्दे पर दो जिनको लगता है कि आरक्षण बुरी चीज है, उनके पास इस पक्ष और होता क्या है कि अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है, एक तरह रिजर्वेशन के विरुद्ध है और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, तो आप लगातार एक ऐसे समुदाय में रहते हैं जहां पर जैसे ही आपने कहा कि कुछ शुरू से अंत तक उसके पक्ष में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, तो हो गया। इसका उत्तर मैं आपको पहले समझा कि बाकी लोग डिस्क्रिमिनेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सप्लॉयटेटिव, इन लोगों ने हजारों साल तक हम पे शोषण, क्योंकि आरक्षण प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मौका मिला, इसलिए हमसे सामान्यतः ये तर्क स्टैंड नहीं करता। तो पूरा ये तर्क वहां स्टैंड करता है एक तरह से हमेशा इस मुद्रा में रहता है कि आरक्षण के बारे में कुछ भी कोई आरक्षण देता है, तुरंत से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इस बात पर विचार नहीं करने से दूर रहेंगे कि इसमें तथ्य क्या है, तर्क क्या है, जिनको आरक्षण नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एससी वर्ग, एसटी वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलेगा, पर एससी वर्ग में ऐसा तो है नहीं कि सब बराबर हैं। उनमें से कुछ बहुत गरीब हैं, बहुत कमजोर हैं, कुछ उनमें से बहुत समृद्ध हैं। तो आरक्षण का सारा फायदा तो उन वर्गों में समृद्ध लोग ही उठाएंगे आज। और जब ऐसा होगा तब आपके मन में सवाल उठेगा कि मार्च महीने में एक सिस्टम के तौर पर आरक्षण के बारे में उसका फायदा उस व्यक्ति को मिल ही नहीं पाया जिसको मिलना चाहिए था। इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट को रिवर्स ले के बारे में देख फीलिंग मन आ सकती है, मराठा आरक्षण पे बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में को। लेकिन सामान्यतः यदि आरक्षण सही व्यक्तियों को मिल रहा हो, प्राइवेट सेक्टर में करने का एक फैसला हुआ है, मेरा विश्वास है कि मेरा आरक्षण सही व्यक्ति को मिले, सुप्रीम कोर्ट पर केस जाएगा। तो जिसको आरक्षण नहीं मिलता वो भी बहुत दुखी नहीं होता, बस उसको ये भरोसा होना चाहिए कि तो अगर कोई अधिकार पहले उससे छीना को आने दो या उसके बाद दिया गया बातचीत को आगे बढ़ाऊं, तो जिसके पक्ष में वो गया है वो उचित प्रॉमिस किया हुआ है और रिजर्वेशन, और यदि वो उचित से बात चल रही है, आप तय मानिए कि शायद 6-8 महीने हो जाएंगे, 99% लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, नाराज नहीं होते हैं, बल्कि ठीक महसूस करते हैं कि हाँ। मैंने आपसे कई बार कहा कि रिजर्वेशन की चर्चा बहुत लंबी होने निश्चित रूप छोटी चर्चा नहीं मिलनी चाहिए थी। दिक्कत ज्यादा होती है जहां डिस्कशंस करने आरक्षण दिया कभी कभी एक समुदाय, तो कभी कभी जिसको भरोसा है कि वो योग्य ज्यादा है, जिसके मार्क्स भी ज्यादा आते हैं, तब जाके सारे उसके हाथ से वो नौकरी निकली और निकल के एक ऐसे व्यक्ति को मिली जिसके स्थितियां बहुत लंबी है। सामान्यतः उतनी आज इस डिबेट का सिर्फ पहला हिस्सा हम डिस्कस करेंगे जो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग ज्यादा गहरी, बेसिक चर्चा का मतलब विचार करेंगे क्रीमी लेयर क्या जब करेंगे, विस्तार में बात करेंगे क्यों होता है, कि क्रीमी लेयर क्या है, कितना होना चाहिए, कैसे अप्लाई होना चाहिए, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसके पीछे क्या क्या कारण। अगर ऐसा एग्जाम्पल दिमाग में ना बहुत जनरल एग्जाम्पल ऐसा हो कि किसी ऐसे व्यक्ति को आरक्षण, और जब बहुत स्पेसिफिक तरीके वंचित समुदाय जैसे, तब ये एससी वर्ग को आरक्षण क्यों मिलता है, एसटी को क्यों मिलता है, ओबीसी को क्यों मिलता है, महिलाओं को क्यों मिलता है, उन व्यक्तियों को आरक्षण नहीं मिलता, माइनॉरिटीज के लिए क्या व्यवस्था, कि भाई भेदभाव जब हुआ स्पेसिफिक चीजें में तब हम तो थे, या प्रमोशंस में आरक्षण और भेदभाव जिन्होंने किया वो अब जिंदा रहे, उसका तर्क क्या है।
हमारे दादा परदादा उनके परदादा है, ये संभव उन्होंने नहीं है। भेदभाव इसके किया जो अपने जमाने में, तर्क और तो उसकी सजा हमें क्यों दे रहे तर्क हैं? हैं, ये सारा हम बाद में समझ लेंगे। एक तर्क है कि आज ये जो आरक्षण बेसिक की चर्चा करते हैं, ये फिर मेरिट आप के मुझे कमेंट्स के माध्यम से योग्यता के विरुद्ध है, आप कितनी और समझ जब पा रहे हैं, योग्यता के कितना विरुद्ध उसमें आप काम करेंगे तो देश का विकास concepts क्लियर हो होगा, पा समाज रहे का हैं। विकास जो कैसे डाउट्स हैं होगा। उसमें पूछिए कमेंट्स के माध्यम इन से, दोनों ताकि तर्कों हम को इसको एक और साथ लेके हम एक बेहतर समझेंगे इस चर्चा के बात रूप को में कि आगे ये बढ़ाएं। तर्क कहाँ आप आईएएस का तक एग्जाम सही दे है, रहे हैं, फिर कहाँ तो ये जाके आपके लिए बहुत जरूरी गलत है होते हैं। क्योंकि कल को देश जब कोई कहता है कि मैं अपने एग्जाम नहीं भी दे रहे पुरखों हैं के तो भी कर्मों अगर के लिए आप एक जागरूक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस कानून डिबेट में होता है आपको ठीक सिविल से और पार्टिसिपेट क्रिमिनल। करना चाहिए। मैं किसी अन्य शुरू के करने से क्रिमिनल पहले, एक्ट क्योंकि के लिए बहुत ही जिम्मेदार विवादास्पद नहीं हूं, यहाँ विषय तक तो है। ठीक है। मुझे अगर मेरे लगता है कि दादाजी ने हमारे कोई देश के क्रिमिनल जितने इस समय एक्ट विषय किया चल था रहे हैं उनमें तो उसकी सबसे सजा मुझे ज्यादा नहीं मिल विवाद सकती, इस इसमें विषय पे जस्टिफाइड है, है। वो आरक्षण है। लेकिन जो तो सिविल आरक्षण मामले पे होते हैं, बात सिविल करना मामलों में तलवार ये की कहना धार बहुत पर आसान चलने के नहीं बराबर होता है। क्योंकि आप मेरे कितना दादाजी भी ने बैलेंस जीवन बना भर में जो लीजिए, संपत्ति थोड़ा अर्जित की इधर थी वो थोड़ा संपत्ति उधर मेरे पिताजी को हो ही मिली थी जाएंगे। और मेरे पिताजी से और मुझे जैसे मिली इधर थी। होंगे तो उधर वाले आक्रमण करेंगे, अगर उधर मैं होंगे तो अपने इधर वाले पुरखों आक्रमण की करेंगे। जिंदगी भर की खूब कमाई गालियां का पड़ती हैं हकदार इस बनता मामले हूँ में, तो वो सब तो मैं अपने स्वाभाविक है। पुरखों YouTube की की ही दुनिया में कमाई तो का वैसे भी एक स्वाभाविक हिस्सा, है। जो कि इसलिए तो मैं उनको इस मिला टॉपिक पर बात क्योंकि करने उनके से पास पहले दो अधिकार तीन कुछ बातें ज्यादा स्पष्ट थे कर और रहा हूं, किसी और समुदाय के ताकि पास नहीं थे। क्लैरिटी रहे। और मैं उसकी आगे ये भी जिम्मेदारी बताऊंगा से कि पूरी मैं तरह आपसे से क्या बच अपेक्षा जाऊं। करता हूं। ये इस कैसे हो मामले में सकता है? क्या उम्मीद ये करता हूं। आर्गुमेंट आता है उस समुदाय की ओर से जो पहला आरक्षण का लाभ स्पष्टीकरण उठाता ये है कि मुझे निजी तौर कि पे आरक्षण नहीं संपत्ति मिलता मिली, है। शिक्षा मिली, सुविधाएं तो मिली, मेरी अच्छा बातचीत को आप माहौल इस रूप मिला, में न देखें वो सब तो कि हमने अच्छे मन से ले आरक्षण लिया। मिलता होगा इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। लेकिन जब उसका थोड़ा सा नुकसान होने की बात, दूसरी तो बात हमने ये कहा कि अब हम मुझे आरक्षण इसमें नहीं भाग मिलता, जाएंगे, इसके हम बावजूद ऐसा नहीं मैं करेंगे। आरक्षण का सैद्धांतिक और समर्थक ये हूं। बात क्रिमिनल एक्शन की तो है मेरा नहीं, तो मानना है सिविल कि मामला है, आरक्षण एक संपत्ति का बहुत जरूरी मामला है व्यवस्था है। या अधिकारों कैसे का है, मामला कितना है, मैं समझाऊंगा अभी आपको। और इस वजह से कुछ लोग मानते हैं कि तीसरी बात ये है कि ये जब मैं तर्क कहता हूं कि पहले के आरक्षण लोगों ने का मैं किया था, समर्थक हम हूं, क्यों भुगतान करें, बहुत इसका वैलिड मतलब ये नहीं है कि आरक्षण इस तरह से समय चलेंगे हमारे तो देश में अमेरिका या में राज्यों में जिस अश्वेतों को तरह न्याय से कभी दिया नहीं जा मिल रहा पाएगा। है, दुनिया उसकी भर हर में बात का महिलाओं को समर्थक हूं। कभी भी मुख्य धारा में शामिल कर उस नहीं पाएंगे। सिस्टम में, उस उनको व्यवस्था मुख्य में धारा में कई लाने की कमियां शर्त हैं, है कि जिन कुछ कमियों पर सुविधाएं बात दें, होनी जब भी एक्स्ट्रा चाहिए, सुविधाएं हम देंगे करेंगे भी। तो किसी न किसी को उस नुकसान पर तो होगा ही क्या होगा। सही उपाय हो सकता है ये भी डिस्कस जो करेंगे। मेरिट वाला आर्गुमेंट है, इसको जैसे थोड़ा सा प्रमोशन में विस्तार आरक्षण है तो समझेंगे। उसका इसके सही बाद तरीका क्या होना देखिए, चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए या नहीं मेरिटोक्रेसी होना क्या चाहिए, होती इन है सब एक पर बार हम ये बात समझते करेंगे। हैं। मेरिट तो जब मैं कह रहा हूं कि मैं आरक्षण का समर्थक हूं, मैं सैद्धांतिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मेरिटोक्रेसी, व्यावहारिक तौर योग्यता पर तंत्र, हर नीति इसका का मतलब है समर्थक एक ऐसा नहीं हूं, सिस्टम कुछ का समर्थक हूं जिसमें हर चीज, हर पद, सम्मान आदि का वितरण केवल और केवल मेरिट के बेस पर होता है। और चौथी बात, मेरा एक बड़ा जितना गहरा ज्यादा विश्वास योग्य है है उसको उतना ऊंचा पद मिले। कि मैंने उसको कई उतना बार इस ज्यादा बात को सम्मान देखा मिले। कि जो बच्चे इस आरक्षण सिस्टम के को विरोधी थे, मेरिटोक्रेसी जिसमें धुर मेरिट के विरोधी अलावा थे, किसी भी और बेस को जब उनके सामने ये बात फैसले तर्कों नहीं के किए साथ, जाते, तथ्यों के साथ रखी ऐसा गई, तो सिस्टम उनमें से शायद कई लोगों दुनिया ने में इस कहीं बात भी को accept एग्जैक्टली किया है नहीं, महसूस कल्पना किया है कि ऐसा कि सिस्टम हो चीजें सकता है। उतनी खराब नहीं और जितनी जिन उनको देशों में इसके बताई गई आसपास हैं का या लगती सिस्टम हैं। हो सकता है, इसी अमेरिका को तरह मान से जो सकते हैं, आरक्षण के अमेरिका समर्थक है, जब उनको बल्कि भी तथ्यों के 1954 साथ से बात पहले वाला लगती है, तो अमेरिका वो भी जो था, समझ पाते हैं कि वो ये इसमें क्लेम ज्यादा कर सारी सकता था कि अच्छाइयों के बावजूद मेरिटोक्रेसी वाले कहाँ सिस्टम कहाँ है। कुछ समस्याएं हैं। तो मेरा 1954 के बाद से तो वहां वहां भी इस भाव के साथ इस डिबेट पर काफी आएंगे, ज्यादा होता है, तो चीजों को ठीक से समझ पाएंगे। मेरिटोक्रेसी क्यों अच्छी है, बताऊंगा मैं, जो इसके समर्थक हैं उनके तर्क अगर इस इस डिबेट का पूरा फायदा उठाना है तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना। मेरिटोक्रेसी के पक्ष में पहला तर्क ये होता है कि जब आपको ग्लोबल कंपटीशन करना हो, सबसे पहली बात है कि इस पूरे देश को ध्यान रख के बात कर हमारे रहा हूं, समाज में क्यों है, इतना झगड़ा कंपटीशन हो गया है ग्लोबल किस्म मैं इसी का। बात से शुरू करता हूं ताकि आप चीन अपने तो आप को हमें भी इस उस पे प्लेस आधार करके पे छोड़ देखें और दीजिएगा समझें कि कि भाई आप आपका इसमें सामाजिक न्याय चल कहाँ रहा हैं। था। वो तो सीधे सीधे कहेगा एक तो कि ये अगर है कि हम हमसे आरक्षण का कॉम्पीट जो कर मामला सकते है हैं तो ना, कीजिए, उसमें वरना जो चीज दांव पर अपने है आप को वो पिछला है देश मानने को तैयार हो रिसोर्सेज जाइए। एट स्टेक का मतलब हुआ दांव पर अब लगे ग्लोबल हुए कंपटीशन संसाधन। है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आरक्षण से क्या साइंस और मिलता है? आरक्षण टेक्नोलॉजी से की शिक्षा दुनिया में मिलती है, ही आरक्षण सारी से नौकरी डेवलपमेंट्स मिलती टिकी है। हुई हैं। आरक्षण से कोई political स्टार्टअप करना reservation हो, मिलता कुछ है, करना हो, कोई जैसे ऐप लोकसभा डेवलप में, करनी हो, विधानसभा सोशल में, पंचायती राज में टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म इलेक्शन डेवलप लड़ने का करना मौका हो, मिल सकता है। अगर वो डिफेंस की बात हो, स्पेस की बात हो, भविष्य के
किस चीज से तय होगा? जिस देश में कि डिफेंस में आप कैसे हैं, स्पेस रिसर्च में कैसे हैं, और अभी कोरोना के बाद क्या समझ में आ गया कि बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च में आप कैसे हैं, इन चीजों से तय होगा। ऐसे समाज में रिसोर्सेज हम इस लेवल के कंपटीशन में जहां या संसाधनों के वितरण के चीन की लेबोरेटरी से वायरस बनेगी, ये मान के चलिए कल को कितने खतरनाक वायरस निकल सकते हैं, इसकी तुलना में ज्यादा मारक वायरस निकल सकते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज का और कोई देश अगर की मूल जरूर खतरनाक मूल में आ ही जाए, जरूरतों अमेरिका, समझौता होने लगता है, चीन जैसा देश, वो पॉलिसी अपने आप में अच्छी है, बढ़िया बात की रिसर्च बहुत उन्नत स्तर। जब किसी के हाथ से कुछ निकलता है, मतलब कल्पना कीजिए कि अमेरिका ठान ले किसी देश को खत्म करना है,
तो उस समय फिर तर्क काम नहीं करते, उस समय हमारे हित इतने आसान है कि वो एक वायरस को डेवलप करें, किसी भी हद तक चले जाते हैं। और उस वायरस में ऐसी क्षमताएं बहुत तेज फैलता है, तुरंत मारता जो हालात को इतने लंबे समय से और पहले उस वायरस का वैक्सीन बना के अपनी पूरी आबादी को लगवा के जो आर्थिक संसाधन थे उनको सरकार, और उसके बाद ये कहे भाई हमारे पास कुछ ऐसे वायरस हैं और जब युद्ध के समय हमें इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, संबंध में हम अपनी पूरी आबादी को और नाटो कंट्रीज की आबादी को और जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उन सब की आबादी को वैक्सीन देंगे, होना बड़ा स्वाभाविक ताकि वो लगवा लें, ताकि किसी यही युद्ध में उनको नुकसान कि क्योंकि ये मामला रिसोर्सेज का है, इसलिए दोनों तरफ। और फिर कोई युद्ध हुआ तो उसे क्या आरक्षण वायरस छोड़ देना वो, और जिनको नहीं मिलता है अमेरिका की आबादी बची रहेगी क्योंकि उनको पहले से वैक्सीन मिला हुआ है। और जिस देश को मारना है, अगर जिस समाज में हम रहते हैं, पता लगा कि 7 दिन में उस समाज में इस मुद्दे पर दो पक्ष बटे हुए हैं। ये सब कल्पनाएं लग रही हैं, लेकिन आज से 100 साल होता क्या है कि अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है, अगर आप रिजर्वेशन के लाभार्थी हैं, युद्ध में विकसित देशों तो आप लगातार मनुष्य नहीं ऐसे समुदाय में रहते हैं जहां उनकी सेनाओं में केवल रोबोट शुरू से अंत तक उसके पक्ष में बहुत सारे रोबोट कंट्रोल्ड होंगे, उनके जो वॉर रूम बताया जाता है कि बाकी लोग हमसे ये चीज छीनने, एक एक रोबोट किसी कमजोर देश के 100 सैनिकों को भारी पड़ने शोषण किया है। और आज जब हमको पहली बार ड्रोन से तो ये हमसे छीनना चाहते हैं, दिखेगा ही नहीं कहाँ से हमला हुआ। तो पूरा का पूरा समुदाय, और जब इस देश को ऐसे मारना होगा, इस मुद्रा में रहता है केमिकल आरक्षण के बारे में कुछ भी कोई गलत बोलेगा तो तुरंत अटैक। भविष्य इतना खतरनाक है कि जो देश तकनीक की दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में जरा भी पीछे रहेंगे, जिनको आरक्षण नहीं मिलता, उनका